आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 18 जून, दिन गुरुवार। तो आज देखते हैं 18 जून से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 16 जून 2020 को अंक डॉट यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट ने क्या किया हुआ है, विश्व निवेश दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी किया है 2020 के परिप्रेक्ष्य में। अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट के, तो यह इस रिपोर्ट का 30वां संस्करण था, यानी कि 30वीं बार ये रिपोर्ट जारी करी गई है। और इसका जो थीम था वो इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पेंडेमिक, ये इसका एक थीम थी। 2019 में जो शीर्ष एफडीआई जिनको मिली, यानी कि एफडीआई अंतर प्रवाह जिनमें इन्फ्लोज रहा, तो कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं कंट्रीज कौन कौन सी एफडीआई जिनमें बेहतर रहा। नंबर 1 पर आया यूएस, जिसका $246 बिलियन रहा इनफ्लोज। चीन की बात करूं तो $141 बिलियन। सिंगापुर की बात करूं तो $92 बिलियन। नीदरलैंड की बात करूं तो $84 बिलियन। और आयरलैंड की बात करूं तो $78 बिलियन रहा अंतर प्रवाह एफडीआई के मामले में। भारत को इस सूची में नवा स्थान मिला हुआ है। याद रखिएगा, जो भारत का कुछ एफडीआई अंतर प्रवाह रहा है वो $51 बिलियन रहा है। अगर आप देखेंगे तो यूएस के तकरीबन मामले में तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन आयरलैंड से भी बहुत पीछे। $78 बिलियन तो आयरलैंड का है, और भारत का कितना है, $51 बिलियन रहा। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो विश्व से जो निवेशक होते हैं उनकी एक तरीके से सूचीबद्ध तरीके का ये एक पूरी रिपोर्ट जारी करी गई है कि कितना कितना निवेश किस किस देश में जाता है। ठीक है, तो ये बात आप पहले प्रश्न से याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि 17 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में बंजर एवं सूखे से मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट आपका डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप, ये मनाया गया है 17 जून 2020 को। अगर 2020 की बात करें थीम की, तो फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ये इसकी थीम रही है 2020 के लिए। आप सब जब प्रश्न सही समझ रहे हैं, बंजर व सूखे भूमि, यानी कि जो बंजर भूमि है या सूखी भूमि है, उनको क्या किया जाए, किस तरीके से उपजाऊ बनाया जाए, उनके खिलाफ निपटान किया जाए, उनसे उनका पूरा फर्टाइल भूमि उनको बनाया जाए। तो यह दिवस बंजर एवं सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1995 से इसे दिसंबर 2094 में घोषित किया गया था। तो दिसंबर 2000 इसको 1994 में जब घोषित किया गया, तो प्रतिवर्ष 1995 से 17 जून को मनाया जा रहा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये हमारा था आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि 15 जून 2020 को भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जीपीएआई में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है जीपीएआई में। तो देखते हैं जीपीआई के अन्य जो सदस्य देश कौन कौन से हैं। उनमें से हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ईयू है, यूरोपीय संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं एआई के जो संस्थापक सदस्य के रूप में आते हैं। अब एआई क्या होता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, यानी कि कहीं ना कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में भारत बहुत बेहतर काम कर रहा है, इसीलिए उसे जीपीआई के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि अभी हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के देश रूप में कौन सा देश शामिल हुआ। तो आप सब बताइएगा कि इंडिया रिसेंट में ही अभी शामिल हुआ है जीपीएआई के संस्थापक सदस्य देशों में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, वन ऑफ माय फेवरेट, पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। यानी कि जो पंकज त्रिपाठी होंगे वो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और पंकज त्रिपाठी ने अभी बोला है कि इसके लिए मैं निःशुल्क बाकायदा प्रचार करूंगा, इसके लिए कोई उन्होंने पैसा नहीं लिया है ब्रांडिंग के लिए। तो वह पटना में बिहार के खादी एवं देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे, यानी कि जो पटना में देश का सबसे बड़ा खादी मॉल है उसके विषय में। साथ ही वह राज्य के मधुबनी खादी को भी देश में पूरा प्रचारित करेंगे, यानी जो उनके राज्य में मधुबनी खादी है उसको भी प्रचारित करेंगे। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो गोपालगंज जिले से इनका संबंध है, बिहार के ही, इसीलिए इन्हें अप्रोच भी किया गया। तो पंकज त्रिपाठी ने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो याद रखिएगा, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2020 को भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली, और क्या है वो उपलब्धि, तो देखते हैं। पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन व विश्व रिकॉर्ड बना दिया संचालित करके। कैसी ट्रेन, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। आप कंटेनर देखते होंगे आमतौर पर, मूवीज में भी देखते होंगे और ऐसे भी निकलते हुए ट्रेनें देखते होंगे, लेकिन डबल डेकर व्यवस्था अभी तक नहीं थी किसी भी देश के पास मामले में, कंटेनर के मामले में। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस मालवाहक जो ट्रेन है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को गुजरात के पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशन के बीच चलाया गया है। ये पहली बार हुआ। तो ये दोनों रेलवे स्टेशन के नाम भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और ये दोनों जो आप अगर आप पढ़ रहे हैं स्टेशन के लिए, ये वेस्टर्न रेलवे यानी कि पश्चिमी रेलवे के रूप में आते हैं। तो पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताइए। कल आप लोगों से मैंने सेंट्रल रेलवे का पूछा था, आप लोगों ने एक आध लोगों ने गलत भी उत्तर दिया कि सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली है। तो जी नहीं, दिल्ली नहीं है, मैं बता दूं आपका मुंबई ही पड़ता है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के आसपास। ये आप याद रखिएगा कि गुजरात के जो पालनपुर बोटाद रेलवे स्टेशन है ये वेस्टर्न रेलवे के तहत आता है। तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है जरूर मुझे बताइएगा। अब मैं बात करूं भारत के सकल राजस्व की जो रेलवे से प्राप्त होता है, जनवरी 2020 तक का जो डेटा है कि 1,45,333 करोड़ रुपए भारतीय रेलवे ने प्राप्त किए हैं सकल राजस्व के रूप में, ठीक है। ये कह सकते हैं राजस्व जो मिला रेलवे को वो 1,45,333 करोड़ रुपए तो मिला। ये बात मान लीजिएगा कि रेलवे अगर नहीं है, रेलवे एक बैकबोन है, चाहे वो किसी की सैलरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, रेलवे सबसे बड़ी सैलरी निकाल करके पूरे देश में देता हो, चाहे आर्मी को हो, चाहे वो बहुत बड़े अन्य भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, सबको देता है रेलवे, ठीक है। ये बात भी हमें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2020 में टेक महिंद्रा ने यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। तो क्या है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ घोषणा पत्र? यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ ऑलरेडी 155 वैश्विक कंपनियां हस्ताक्षर कर चुकी हैं। ये कोई पहली नहीं है, 155 कर चुकी हैं। और काम क्या है इसका? हस्ताक्षर करने का जो उद्देश्य है भावी पीढ़ियों को सतत पर्यावरण प्रदान करने की लचीली नीतियां और इस पर कार्य करने आपसी सहयोग स्थापित करना, यानी कि जो ऐसी नीतियां आप बनाएंगे जो कि पर्यावरण के अनुकूल रहें, पर्यावरण की दृष्टि के लिए लचीली रहें, तो ये भावी पीढ़ी तक की पहुंचें, इसलिए बनाने के लिए बात करी गई यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में हस्ताक्षर जो हुए हैं। मेन मोटो क्या है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का? 2050 तक कार्बन उत्सर्जन दर को क्या करना है? शून्य कर देना है। ये मुख्य उद्देश्य है। तो ये बात भी हमें बिल्कुल याद रखनी है, दिमाग से स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में अभी हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं? तो टेक महिंद्रा ने अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने भारत को $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। कितने का स्वीकृत किया है? तो $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। किसने? AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या होगा इसका काम? तो भारत सरकार द्वारा गरीब और कमजोर लोगों पर जो कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, चाहे वो अन्य व्यक्ति हों जो डेली मजदूर हों या प्रवासी मजदूर हों, सभी लोगों को ऐसी सहायता करने के लिए $750 मिलियन का ऋण दिया गया है। किसकी ओर से? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। ये तो आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और कब ये स्थापित हुई। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, दोनों आप उत्तर करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत अपनी तीनों सेनाएं कौन है भारत के पास? सेना, नौसेना, आपकी जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना को कहाँ भेजेगा? रशिया भेजेगा। क्यों भेजेगा भाई? इन सेनाओं को क्यों भेजेगा? तो मॉस्को में होने वाले विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा भारत की ये तीनों सेनाएं, यानी कि तीनों टुकड़ियां भाग लेंगी। अब ये विजय दिवस क्या है, ठीक है, इसको भी समझेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, ईच ऑन एवरी ईयर 9 मई को क्या करता है? रशिया विक्ट्री डे मनाता है। और क्यों मनाता है? क्योंकि 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए हर साल यह परेड का आयोजन किया जाता है। जो नाजी सेना थी जर्मनी की, हिटलर वाली, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसीलिए यह परेड आयोजित की जाती है। और कोविड-19 के संकट कारण इसको क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो जो अब जब भी होगी तो उसमें तीनों सेनाओं की जो सेनाएं होंगी, थल सेना, नौसेना और जल सेना, ये क्या करेंगी? भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और यह सेना मॉस्को के रेड स्क्वायर में होगी। मॉस्को यहाँ की राजधानी है रशिया की, सभी लोग जानते हो। तो रेड स्क्वायर में आयोजित की जाएगी। और इस परेड में जो राष्ट्रपति होते हैं रशिया के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुने जाते हैं। तो आपसे यहाँ से तीसरा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख आप मुझे बताइएगा। नौसेना, थल सेना और वायुसेना के कौन कौन प्रमुख हैं, और इसके अलावा रशिया के राष्ट्रपति कौन हैं। तो ये आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देंगे। वीडियो अगर आपको जहां लगता है कि समझ नहीं आया है या कुछ पूछने योग्य रह गया तो निश्चित रूप से आप पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आपको उत्तर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेहतर वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।